ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता 30 से लेकर तो 32 तक। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो कल हमने सुना था कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन कह रहा है, सिदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा वेप तुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा शरीर में कंप और रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। और आज वो कह रहा है कि मैं तो न विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हमें ऐसे राज्य से भी क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। वो ये भी कह रहा है कि मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कल्याण नहीं देखता। और मेरे हाथ से क्या हो रहा है, गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं कर सकता। तो ऐसा एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल क्राइसिस अर्जुन के पास आ गया है। 19वीं सदी में विदेश के दो बहुत बड़े मनोचिकित्सक कहो या थिंकर्स, विचारक, और दोनों ने अलग अलग जगह पर एक नई थियरी इमोशंस की रखी थी, जिसको जेम्स लैंग थियरी कहते हैं। दोनों ही अलग अलग जगह थे दुनिया के। एक वो थियरी कहती है कि अब तक जो माना गया है कि मन प्रथम है, शरीर बाद में, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पहले देह है, फिर मन है, फिर भावनाएं है, फिर इमोशंस है। इस थियरी को बहुत ज्यादा उसका विरोध भी हुआ बाद में। तो ये थियरी कहती है कि जैसे कोई बहुत क्रोधित हो रहा है या फिर कोई बहुत भयभीत हो रहा है और भय की वजह से वो भागने लगता है, तो थियरी कहती है कि भय प्रथम नहीं है, भागना प्रथम है। व्यक्ति भाग रहा है इसलिए भयभीत हो रहा है। ये थियरी कहती है कि व्यक्ति क्रोधित होता है तो आंखें लाल हो जाती है, उसके दांत भींचते हैं, हाथ वो बांध लेता है और आवाज बढ़ जाती है। तो थियरी कहती है क्रोध पहले नहीं है, पहले शरीर में हो रहा है, फिर क्रोध आ रहा है। और उसके प्रमाण में वो कहता है क्या कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो और शांत बैठ सकता है? उसके शरीर में कोई भी प्रभाव ना हो, क्रोध आ गया है परंतु आवाज बिल्कुल वैसी की वैसी है। क्रोध आ गया है परंतु शरीर में उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रूफ दिया उन्होंने कि पहला जो कार्य हो रहा है वो किस तल पर हो रहा है, शरीर के तल पर हो रहा है, और बाद में फिर मन के तल पर हो रहा है। इसको जेम्स लैंग थियरी ऑफ इमोशन कहा जाता है। परंतु इस थियरी को बहुत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जेम्स लैंग ने
उन लोगों के बारे में तो सोचा ही नहीं जो एक्टर्स है और जो एक्टिंग कर रहे हैं और जो दिखा रहे हैं कि हम क्रोधित हैं पर अंदर से क्रोधित नहीं है। उनका क्या? उन्होंने उसका विचार तो किया ही नहीं जो उस दिन बताया था तिब्बत में जो हीट योग का प्रयोग किया गया, कि जहां पर बर्फ है और नदी है, माइनस में डिग्री में टेम्परेचर है और व्यक्ति, बहुत सारे विद्यार्थी निर्वस्त्र खड़े हैं और कंपटीशन है कि कपड़े पहनो और उसको सुखाओ हीट से। वहां तो ये थियरी फेल हो जाती है। तो प्रथम क्या है, शरीर या मन? मन या शरीर? केंद्र क्या है और परिधि पर क्या है? पॉइंट क्या है और सरकमफरेंस पे, ऑर्बिट पर क्या है? क्या कहेंगे? मन है। क्या मन शरीर को प्रभावित करता है या शरीर मन को प्रभावित करता है? कौन किसको प्रभावित करता है? केंद्र क्या है? हम क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शरीर में हमारा पल्स बढ़ रहा है। हम जोर से बोल रहे हैं इसलिए क्रोध आ रहा है, या क्रोध आ रहा है इसलिए जोर से बोल रहे हैं? क्रोध आ रहा है इसलिए जोर से बोल रहे हैं। परंतु 2017 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और कुछ लोगों ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि जेम्स लैंग की जो थियरी है वो तो राइट ही थी, पर उसको गलत रीति से इंटरप्रेट किया गया है। उसको समझने में लोगों ने भूल की है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें उसमें है। यहाँ अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? प्रॉब्लम फिजिकल है या मेंटल है? प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या सोमैटिक है? यदि यही पेशेंट अर्जुन नामक किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास चला जाए और वो कहता है कि मेरा गांडीव छूटा जा रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, घबराहट सी हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एलोपैथी के डॉक्टर? ईसीजी। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है? और छोटे गांव में सलाइन तो जरूर चढ़ाएंगे ऐसे पेशेंट को, एक विटामिन की, मल्टीविटामिन की। तो प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अर्जुन अभी अभी तो ठीक था और ये अभी अचानक क्या हो गया उसको? एक क्षण भर पहले एकदम नॉर्मल था, पल्स, बीपी सब, टेम्परेचर ठीक था, पर अभी वो कह रहा है गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा है। एलोपैथी के डॉक्टर तुरंत ईएनटी चेकअप के लिए भेज सकते हैं अर्जुन को। गांव वाले जिनको कम समझ में आता है सलाइन तो जरूर चढ़ा देंगे, या तो कोई दूसरा होगा तो टेम्परेचर तो जरूर चेक करेगा, कहीं बुखार तो नहीं है, वायरल फीवर। तो बीमारी कहाँ है, हुआ क्या है, और ट्रीटमेंट भी कौन सी दी जा रही है उसको? तो जेम्स लैंग थियरी, जिसका विरोध हुआ और बाद में रिजेक्ट की गई, इमोशंस की थियरी में इस सदी की शुरुआत की थियरी थी, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मुख्य घटना मन के तल पर होती है और उसके बाद में फिर शरीर के तल पर होती है। क्योंकि शरीर तो अर्जुन का अभी भी वही है, परंतु मन में कमजोरी आ गई है, और मन में कमजोरी आने की वजह से शरीर में भी कमजोरी आ गई है। मन अभी तक शक्तिशाली था, संकल्प अब तक शक्तिशाली थे, संकल्प जैसे ही कमजोर हो गए शरीर कमजोर हो गया। मन में अभी तक दृढ़ता थी और अभी दृढ़ता खो गई और वो शक्तिहीन हो गया। शरीर तो वही है, अभी अभी वो युद्ध के लिए पिपासु था, युद्ध करना चाहता था, और अभी अभी उसके शस्त्र भी छूटे जा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है? संकल्प के तल पर घटना हुई है। तो इलाज कहाँ होगा? शरीर के तल पर या संकल्पों के तल पर? शरीर के तल पर या मन के तल पर? और विश्व भर के सारे चिकित्सक किस तल पर कार्य कर रहे हैं? शरीर के तल पर कार्य कर रहे हैं। बीमारी कहाँ है? कहीं और है। मेडिसिन में दो इफेक्ट्स बहुत प्रसिद्ध है, एक है प्लेसिबो इफेक्ट
एक है नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि झूठी दवाई, मरीज आ गया और जिसको आशीष भाई बहुत ही दर्द हो रहा है, पर हमको पता है वो दर्द झूठा है, तो उसको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगाया जाता है और वो इंजेक्शन लगाते ही वो कहते हैं हाँ अभी एकदम ठीक लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब तो बीमारी कहाँ थी? अभी अभी एकदम इधर सीधा यहाँ दर्द हो रहा है, पेशेंट को लग रहा है हार्ट अटैक, तो बिल्कुल उसी टाइप का है। और डॉक्टर कहता है अभी एक अच्छा पावरफुल इंजेक्शन लगाता हूं पर बहुत महंगा है। वो कहता है नहीं लगाओ लगाओ, पैसे की तो बात ही मत करो। इसे कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। यहाँ लॉ ऑफ फेथ भी काम करता है। बीमारी दवाई झूठी है पर काम कर रही है। झाड़ फूक वाले क्या करते हैं? कल वो फील्ड वर्कर बता रहा था, एक गांव में कम से कम 100 से 150 तक वो झाड़ फूक वाले हैं, यहाँ राजस्थान के ग्रासीय क्षेत्र में। तो वहां पूरी दवाई वहां करने के बाद फिर इधर आते हैं लास्ट में, सब कुछ करने के बाद जब पूरा ही फेल हो जाता है तब आते हैं इधर। उनको रोज कहो चलो चलो टीबी है टीबी है टीबी है, नहीं, जब टीबी की लास्ट स्टेज होती है तब यहाँ पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो एक है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें बीमारी झूठी है और उसको क्या किया जा रहा है, झूठा इंजेक्शन लगाया जा रहा है, परंतु वो ठीक जरूर हो जाता है। और कभी कभी बीमारी सही भी होती है, सही में दर्द हो रहा है, परंतु इंजेक्शन लगाया पानी का तो उसको लगता है हाँ अभी ठीक लग रहा है। अगली बार दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास, बोलता है ये नहीं, वो हमारे डॉक्टर ने जो लगाया था वही लगाओ, उसी से मैं ठीक हुआ था। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट में इंजेक्शन सही है पर पेशेंट का फेथ ही नहीं है। वो कहता है मैं नहीं ठीक हूंगा आपसे, कितना भी अच्छा लगाओ, कितना भी बिल्कुल उसको समझाओ, ये देखो थियरी, ये है सारे रिसर्च पेपर, इसमें यही इंजेक्शन है, वो कहता है नहीं ये काम नहीं करेगा। विश्वास नहीं है। विश्वास तब है जब थोड़ा लाइन में वेट करो 1 घंटा और थोड़ा जेब खाली हो जाए और कहीं बड़ी जगह चले जाओ, वहां फिर ठीक होता है। वो है नोसिबो इफेक्ट। तो सबसे पहली चर्चा आज हम करेंगे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स या इलनेसेस। अर्जुन ठीक था अब तक, पर अचानक कुछ हो गया उसको, अकस्मात संकट आ गया और अभी वो शिथिलगात हो गया है। उसके अंग अंग दुर्बल हो गए। शक्ति थी अभी निर्वीर्य हो गया है। बलवान था अभी बलहीन हो गया है। तेजस था अभी तेजहीन हो गया है। वो पावर खो गई अचानक। तो क्या हो गया? क्यों हो गया उसके साथ ऐसा? क्यों ये दुर्बल था? अभी तक तो मास्टर सर्वशक्तिवान था, अभी दिल शिकस्त हो गया। क्या हो गया? क्या मनुष्य, अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है। अभी तक शक्ति से भरा हुआ, उमंग उत्साह से भरा हुआ, पुरुषार्थ के लिए तैयार, और अभी एकदम ही क्या हो गया? कुछ नहीं, उदासी सी छा गई, विषाद, एक गहरी उदासी आ गई। अब कुछ भी नहीं करना चाहता और बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी कह रहा है, मैं क्यों मारूं इनको, इससे तो अच्छा होता है कि मैं हार भी जाऊं तो बहुत अच्छा है। उसके तर्क बहुत ही विवेक युक्त है, परंतु उसके पीछे बहुत बड़ी धार्मिकता छिपी हुई नहीं है। अगर वो उसके अपने ना होते तो अभी भेड़ बकरियों की तरह काट देता सबको। सोच रहा है जंगल चला जाऊं, वहां बैठकर तपस्या करूंगा, इसमें ही श्रेय है। परंतु अर्जुन जैसा व्यक्ति जंगल में भी नहीं रह पाएगा। जंगल की लकड़ियां लेकर फिर धनुष तैयार करेगा।
तो पहली चर्चा हमको करनी है साइकोसोमैटिक इलनेसेस और दूसरी चर्चा करनी है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म अर्थात पलायनवाद। और तीसरी चर्चा जो कल रह गई थी, ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी, ऑथेंटिसिटी। ये सारी जो बातें हम पढ़ रहे हैं गीता की, इसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले साइकोसोमैटिक डिसीजेस, साइकोसोमैटिक इलनेसेस, साइकोसोमैटिक कंडीशंस, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, अभी उनको इस तरह से कहा जाता है। पहले जिनको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते थे, अभी रीसेंट अपडेट्स मेडिसिन के कहते हैं नाम बदल दिया है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहा जाता है उनको, जहां पर व्यक्ति को शरीर में कोई बीमारी होती नहीं है, बीमारी होती है मन में, परंतु डॉक्टर शॉपिंग किए जाता है, आयुर्वेद के पास जाता है, एलोपैथी के पास जाता है, फिर होम्योपैथी के पास जाता है, फिर सिद्ध मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, घूमते ही रहता है, झाड़ फूक वालों के पास भी जाता है। जो जो नया मिला कि उसको छोड़ता नहीं है। पता चला ये विजिटिंग डॉक्टर आया है और बीके है तो फिर तो बात मत पूछो, मधुबन के आंगन में ही पकड़ लो और अपना फाइल लेके आ जाओ कि देखो कुछ होता है। तो शायद बीमारी शरीर में है ही नहीं, बीमारी कहाँ है? कहीं और है, मन में छिपी हुई बीमारी है, कोई ना कोई दमित भावना है, कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई भाव, भावना, इमोशन, संकल्प, कोई इच्छा दब गई है और अब उसने शारीरिक बीमारी का रूप धारण कर लिया है। मेडिसिन में अल्सर की बीमारी होती है, पेट के अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स। उसमें एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी। तो ये जो बैक्टीरिया है 80% पेप्टिक अल्सर्स में पाया जाता है, पर 20% में पाया नहीं जाता, फिर भी पेप्टिक अल्सर होता है। तो ये जो अल्सर है, क्या ये केवल शरीर की बीमारी या किसी बैक्टीरिया से होने वाली? कितने सारे केसेस में बैक्टीरिया है पर अल्सर नहीं कर रही है। इसको भी कहा जाएगा, इसका स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बेसिस है। उसी तरह एक दूसरी बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आईबीएस, ये तो सबको पता होगा, जिसमें दिन में 10 बार 12 बार जाना ही पड़ते रहता है और सारा कुछ कर लिया है, इंडोस्कोपी कर लिया, कोलोनोस्कोपी कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया, पेट में, अंतड़ियों में कहीं पर भी कोई दोष नहीं है। हमेशा जो आईबीएस के पेशेंट आते हैं बड़ी मोटी सी फाइल लेकर आते हैं, जिसमें हर प्रकार की पेट की जांच हो गई है। सोनोग्राफी हर 2-2 महीने में करते रहते हैं, शायद कोई मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, पर कहीं कुछ नहीं मिलता है। ये बीमारी कहाँ है? स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बेसिस। और यदि बीमारी से मुक्त होना है तो काम केवल देह के तल पर नहीं, किसके तल पर करना पड़ेगा? मन के तल पर करना पड़ेगा। तो संकल्प और देह, इनका संबंध है। संकल्प शक्तिशाली तो देह शक्तिशाली, संकल्प पावरफुल, देह पावरफुल। संकल्प कमजोर, शरीर कमजोर। संकल्प में बीमारी, देह में बीमारी। संकल्प में उदासी, देह में उदासी। संकल्प में काम विकार, देह के तल पर काम विकार। लोगों ने अफीम, गांजा, बीड़ी, जो साधु सन्यासी तथाकथित शरीर को शीतल गात्र करने का प्रयत्न किया है ताकि ये काम कम हो जाए, परंतु उसका ही दूसरा एडिक्शन हो गया फिर उनको, क्योंकि काम संकल्प के तल पर नहीं किया। संकल्प में क्रोध, और फिर हम रोक रहे, शरीर को रोकने की कोशिश करो, शरीर उल्टी गिनती करो 100। वैसी एंगर मैनेजमेंट में ये सारी टेक्निक्स बताई जाती है, लंबी लंबी सांसें लो। बीमारी कहाँ आ रही है? संकल्प में क्रोध है, लोभ संकल्प के तल पर है, और फिर बाहर से प्लानिंग बनाई जा रही है
यहाँ खर्च कम करो, वहां खर्च कम करो, इधर नहीं ज्यादा करो, उधर नहीं ज्यादा करो। मूल बीमारी मन में लोभ की है, मोह मन में है, और फिर बाद में बाहर से कर रहे, इसका नंबर डिलीट करो, इससे कांटेक्ट नहीं रखना। अच्छा चलो अभी 1 महीने तक बिल्कुल बात नहीं करेंगे, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, उसका नंबर ही डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद वापस ढूंढ के निकालोगे बात करने के लिए कहीं और से। ईमेल डिलीट करो, वापस पुराने ईमेल से ढूंढ के निकालो और मेल करो, क्योंकि मोह तो वैसे के वैसे ही है। मोह को तो हाथ ही नहीं लगाया, बाहर से कर रहे, शरीर के तल पर, अर्थात बाहर के तल पर कार्य कर रहे। उसी तरह अहंकार अंदर भरा पड़ा है और बाहर से आवरण ले रहे, बाबा करा रहे, हम तो निमित्त है, बार बार कहना पड़ रहा है कि हम निमित्त है, हम निमित्त है। नाम हमारा होना चाहिए, नाम में बिल्कुल देखो हमारा नाम जाना चाहिए। हाँ, नाम एक बार चला गया, सब हो गया, फिर कहने का हम निमित्त है, कराने वाला वो है, ये बाहर का है। आंतरिक कार्य करने, बाहर नहीं। मन के तल पर कार्य करने, बाहर नहीं। मन उदास है, बाहर पिकनिक जाने से कुछ नहीं होने वाला है, बाहर की जगह बदलने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, पर उदासी का कारण है ज्ञान योग से विरक्ति है। ज्ञान योग से आत्मा मुक्त हो चुकी है और फिर बाहर झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ों को सॉल्व करने के लिए मीटिंग। तो क्या वो झगड़े ठीक होंगे? कभी नहीं। बीमारी कहां है ये जानना बहुत आवश्यक है। बीमारी मन के तल पर है, संकल्प के तल पर है। व्यक्ति कमजोर क्यों हो जाता है? क्यों होता है? संकल्प कमजोर हो गए तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। वास्तव में सच्चा बल संकल्पों का बल है। संकल्पवान व्यक्ति ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है संसार में, जिसके संकल्प पावरफुल है, शक्तिशाली है, और कार्य भी संकल्पों के ही तल पर करना है। उदासी है तो कहीं ना कहीं संकल्पों में कमजोरी है, संकल्पों में उमंग उत्साह कम हो गया है। काम उस तल पर करना है। जरूर ज्ञान योग से व्यक्ति दूर गया है, तभी तो बाहर दिखाई दे रहा है झगड़े हो रहे। क्यों झगड़े हो रहे? कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का चार्ट कितना है योग का, अमृत वेले का। कार्य संकल्प पर करना है, शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली। यदि कोई व्यक्ति बीमार भी है, वास्तव में बीमारी है, परंतु संकल्प क्या है? अगर निगेटिव है तो वो बीमारी बहुत लंबा चलेगी। इसके पहले भी बताया था, हॉस्पिटल में बहुत सारे घुटनों के ऑपरेशंस के मरीज आते हैं ऑपरेशन कराने। कोई मरीज दूसरे दिन चलने लगते हैं, किसी को 1 महीना लगता है। क्यों? कोई फटाफट ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां पर, उसकी अपनी मानसिक तैयारी होती है। कोई आता है इसलिए कि आराम से अभी 1 महीना तो रहना ही है, उधर प्रॉब्लम बहुत चल रही है, जहां से आए इधर रहो। केवल इस तरह रहने मात्र से प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट है साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक, मनोकायिक, मनोदैहिक, साइकोसोमैटिक। यदि किसी को शरीर में बीमारियां हैं तो उसका बीज मन में है कहीं। मन में ओवर ईटिंग समाया हुआ है और बाहर वजन कम करने का प्रयत्न चल रहा है, तो क्या वजन कम होगा? भूख मन की है और फिर शरीर को रोका जा रहा है, नहीं ये नहीं खाएंगे, वो खाएंगे। अच्छा आज ये बना क्या है? अच्छा वो नहीं, वो तो नहीं खाएंगे हम। खाने की इच्छा बहुत है। कोई लोग देख के आते, अरे ये नहीं, डॉक्टर ने बोला है, मना किया है, क्या बनने वाला है? वहां उस तल पर प्रयत्न चालू है और रोका रोकी चल रही है, रोक रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, और किसी ने देखा नहीं तो बस ले भी लिया चुपचाप। काम किसी और तल पर है।
फिर से अर्जुन की तरफ। शक्तिशाली था, शस्त्र गिर गए, मुंह सूख गया, नैतिक बल ही कम हो गया। और यदि हमारा नैतिक बल कम हो गया, यदि हमारी स्पिरिचुअल पावर कम हो गई, यदि हमको लग रहा है शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मन कमजोर है, व्यर्थ है, निगेटिव आ रहा है, हमारे भी ज्ञान योग के गांडीव अस्त्र शस्त्र गिरे जा रहे हैं, तो अर्थात काम करने की आवश्यकता है, स्वयं को चेक करने की आवश्यकता है। बार बार दुखी हो रहे हैं, सारे दिन भर में उदासी सी रहती है। मुरली भी अच्छा नहीं लगता है, ये ब्राह्मण भी अच्छे नहीं लगते, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सेवा में मन नहीं लगता, जबरदस्ती मर मर के कर रहे हैं। जा भी रहे तो कोई ये ना कह दे कहीं तुमको माया ने खा तो नहीं लिया, इसका भी डर रहता है ब्राह्मणों को। कोई दूसरा आके कह दे क्या बात है तुम दिखते नहीं आजकल, ऐसा कोई कह दे तो काम करना है मन के तल पर, और उसके लिए एकांत चाहिए, और उसके लिए मौन चाहिए, और उसके लिए स्व से बातें करना, अपने ही मन को समझना, क्या है वो, क्या चाहता है वो, क्या कर रहा है वो, उसको ही खुद ही बैठकर समझाना, खुद को समझाना। दूसरे हमको समझाए, हम अपनी प्रॉब्लम किसी और के पास ले जाए और वो हमको बैठ के काउंसलिंग, स्वयं का काउंसलर स्वयं बनना है। यहाँ क्या दिखा है, भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण की काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके लिए गीता धर्मशास्त्र कम है, मनस शास्त्र है, साइकोलॉजी की किताब है ये, क्योंकि ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, ऐसा कहा जाता है। अर्जुन जो है फर्स्ट पेशेंट है साइकोलॉजी का, और श्री कृष्ण बताया फर्स्ट सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर रहा है, सीबीटी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चल रही है यहाँ पर, क्योंकि सामने एकदम आंखों के सामने पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है। अब डिप्रेशन से उसको बाहर कैसे निकाले, और डिप्रेशन वाला पेशेंट कभी भी सुसाइड भी कर सकता है, पता नहीं चलता है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स। अभी कुछ दिनों पहले ही एक डॉक्टर के मित्र का फोन आया बड़ौदा से, जो कि पीजी कर रहा है एनेस्थीसिया में, सेकेंड ईयर एमडी एनेस्थीसिया। सुबह फोन आया कि बहुत उदास लग रहा है, तो इसने उसको समझाया थोड़ा सा और कहा ठीक है थोड़ा ठीक हो ही जाएगा। फिर शाम को पता चला उसने हॉस्टल है उसके कमरे में खुद को हैंग कर दिया। अभी हम दिल्ली गए थे, वहां एक जगह बताया एक महिला ने सुसाइड की, तो सुसाइड करने से पहले सुसाइड तो कर ली, उसके बाद में उसका मोबाइल चेक किया गया, और मोबाइल में उसने जितने 24 आवर्स में, पास्ट 24 आवर्स में गूगल सर्च की थी हाउ टू कमिट सुसाइड, सुसाइड कैसे करना है, उसकी सारी मेथड्स उसने ढूंढी थी, 24 घंटे तक ढूंढती रही, और फिर उसको एक जगह मिली, एक फ्लैट, और वो फिजिकली वहां जाकर चेक करके आई कि यहां से अगर मैं गिरूं तो बचने की क्या संभावना है। और जब उसको कंफर्म हो गया कि मैं नहीं बचूंगी, तब उसने पूरा डिटेल निकाला, उसके पूरा क्या कहते हिस्ट्री में, गूगल हिस्ट्री में पूरा था। तो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, व्यक्ति तैयारी करता है, डिप्रेशन में जाता है और तैयारी करता है, पूरी ढूंढता है, और फिर जो कर्म करना है करता है। इसके लिए कार्य उस आउटर लेवल पर नहीं करना है, कार्य बहुत गहरा है, डीप संकल्प के तल पर है कार्य। अर्जुन को इंजेक्शन लगाओ, कुछ करो, वो नहीं ठीक होने वाला है। उसके ब्लड टेस्ट भेजो, बाद में पता चला इसका ये तो बहुत कम है, इसी की वजह से हो रहा था, उससे नहीं ठीक होने वाला है, क्योंकि बीमारी कहाँ है। एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट अभी भी है, डिप्रेशन में है। हम तो ट्रीटमेंट जो भी चालू है कर रहे, पर कल हमको पता चला उसके डिप्रेशन का कारण। जब हमारे जूनियर डॉक्टर की एग्जाम थी तो उन लोगों ने डिटेल हिस्ट्री ली, तो पता चला कुछ सालों पहले उसकी जो यंग डॉटर थी, जैसे ही डेथ हुई
किसी कारण से, उसके बाद ही ये सब चालू हुआ। अब शारीरिक बीमारियां भी बहुत सारी है, वो दूसरी बात है, परंतु जब से डॉटर गई, उसकी बेटी, जवान बेटी की डेथ हुई, उसके बाद में ये सब चालू हो गया और अंदर से उसकी इच्छा ही खत्म हो गई कि मुझे ठीक होना है। और डॉक्टर्स तो किधर, विदेश में इतने बदले, यहाँ भारत में कितना इलाज, पर तो क्या किया जाए? मन को ढूंढना है, कारण को ढूंढना है। मन में ऐसा क्या है, कौन सी कमजोरी है, कैसे संकल्पवान बने, कैसे पावरफुल संकल्पों की लिस्ट और स्टॉक हमारे पास हो। इसके लिए हम कहते हैं मुरलियों का अध्ययन कितना आवश्यक है, क्योंकि कहां से लाएंगे हम? सारे संसार में अकाल पड़ा हुआ है समर्थ संकल्पों का, कहीं है नहीं समर्थ संकल्प। नक्की पर जाओ, क्या चर्चा कर रहे हैं लोग सुबह सुबह? मौसम, पॉलिटिक्स। किसी को कहो 10 पावरफुल संकल्प लिखो, आएगा उनके पास? पॉजिटिव थॉट लिख देंगे बस। तो पावरफुल थॉट्स का जो सोर्स है वो है मुरली, जिसमें इतने शक्तिशाली, कल का वरदान याद है ना? संकल्प क्या है? बीज। कर्म और वाणी तो विस्तार है। हम कर्म के तल पर क्या काम कर रहे हैं? वाणी को पकड़ने का और उसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। वाणी में क्या कहते हैं, स्वीटनेस, और अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है, और ऊपर से दिखाए जा रहे हैं हम बहुत स्वीट है, हम बहुत स्वीट है। कहां से स्वीट? अंदर कड़वाहट है। क्या? हाँ, कॉल सेंटर वाले, एयर होस्टेस बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं, लिप सर्विस। काम बहुत गहरे तल पर करना है, इधर नहीं, ऊपर 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 करोगे तो ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा रहेगा बस। ये पहली बात। दूसरी बात है एस्केपिज्म, पलायनवाद। अर्जुन अपनी धर्म की आड़ से या अध्यात्म से ढक रहा है अपने पलायनवाद को। वो क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य युद्ध करना। कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ चीज है संसार में, कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो छोड़कर भागना और सोचना मैं जंगल में बैठ के अभी तपस्या करूं और सन्यासी बनूं, वहां बैठ के मैं करूंगा। गीता कहती है कर्मयोगी बनो। लोग यहां से जाते हैं उधर हिमालय गीता लेकर। कैसा पैराडॉक्स है, गीता हिमालय पर लेके जाते संसार छोड़कर गीता का अध्ययन करने के लिए। गीता कहती है कर्मयोगी बनो, संसार में रहो और कर्म करो। वो वहां जाके गीता पढ़ते हैं। कर्तव्य सर्वोपरि है। इसके लिए पलायनवाद, एस्केपिस्ट हो जाना, भाग जाना कर्तव्यों से, और व्यक्ति कहां भागता है? आज के युग में भागने का एक बहुत बड़ी दुनिया निर्मित की है, डिजिटल वर्ल्ड। कहां भागता है वो? इंटरनेट की तरफ भागता है। कहां भागता है वो? मोबाइल की तरफ भागता है। कहां भागता है वो? सोशल मीडिया में डूबता है, ड्रग्स की तरफ जाता है, ड्रिंक्स की तरफ जाता है, अल्कोहल की तरफ जाता है, काम की तरफ जाता है, विकार की तरफ। ये उसके रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, पर वास्तव में ये सभी एस्केपिस्ट स्ट्रेटजीज है। वो जीवन की समस्या, जीवन की परिस्थिति, जीवन का संघर्ष, जीवन का सत्य, इससे दूर जाना चाहता है और इसमें डूब जाता है। माउंट में जितने ये सारे जो ये आते हैं बाहर के लोग, टूरिस्ट, वो सब क्या करते हैं यहाँ आके? हर सैटरडे संडे क्या होता है यहाँ? दूर दूर से लोग आते हैं। किस लिए आते? पूरा गुजरात यहाँ आ जाता है। सोचते हैं 6 दिन बहुत काम कर लिया, माउंट चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे। अभी अभी बीच में एक डॉक्टर एडमिट हुए थे जो कि बहुत बड़े आईसीयू के विदेश के इंचार्ज है, आईसीयू इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट।
वो यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ आए घूमने के लिए और इतना पी गए, इतना पी लिया, इतना पी लिया, इतना पी लिया कि बेहोश होके पड़े रहे। अब उसकी इतनी सारी डिग्रियां मेडिकल की और ये उसकी अवस्था। नैतिक बल कहाँ चला गया व्यक्ति का? नैतिक बल नहीं है। बुद्धिमत्ता बहुत है, परंतु वो बुद्धिमत्ता व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर बना सकती है, परंतु ब्राइब को मना करने की शक्ति, वो जो घूस न लेने की पावर नैतिक बल है, वो इंटेलिजेंस मेडिकल की पढ़ाई से या बाहर की पढ़ाई से कभी नहीं आएगी। उसके लिए तो मॉरलिटी का पावर, स्पिरिचुअलिटी की पावर चाहिए। इसके लिए ये सारे एस्केपिस्ट मार्ग ढूंढ के रखे हैं व्यक्ति ने। इसमें डूब जाता है वो, डिजिटल वर्ल्ड में डूब जाओ, उदास हो जाओ तो लोग क्या करते हैं? मूवी देखते हैं। चलो मूवी देखने, 3 घंटा भूल जाते हैं अपने जीवन की समस्या, परंतु निकलने के बाद समस्या जो की तो जस की तस। बड़े शहरों में जहां समुद्र है वहां बीच होता है, वहां बीच पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं? सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है तो 6 दिन बहुत सब भीड़ में काम कर लिया, अभी थोड़ा एकांत चाहिए। पर वो एकांत कैसे? सारे के सारे लोग जा रहे हैं वहां, हजारों गाड़ियां वहां हैं, वहां पर भी भीड़ है, वहां पर भी भीड़ है और वहां कुछ देर रहते हैं और ये उनको भ्रम होता है कि बहुत अच्छा रिलैक्स हो गया, पिकनिक ये सारा जो कर रहे, इससे नहीं होती है आत्मा रिलैक्स। साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। मौन वह नींद है जिससे विवेक जागृत होता है। वो स्थूल निद्रा नहीं, वो स्थूल घूमना फिरना नहीं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। अमृत वेला उठो, अगर उदासी है तो 2 बजे उठो और बैठो योग में, तो उदासी जाएगी, वैसे थोड़ी नहीं जाने वाली है। करो ज्ञान का मनन, 10-10 बार पढ़ो जब तक कि रग रग में ना समा जाए मुरली। वो नहीं करना है। और क्या करना है? लोग चाहिए। कोई मिलता है क्या? कोई मिले तो पकड़ो उसको और सुनाओ अपनी समस्या, अब बताओ। और वो प्रश्न उन्होंने 100 लोगों से पहले भी पूछ चुके हैं, यज्ञ के महारथियों से। फिर भी पूछो, पूछने में रस है, उत्तर में रस नहीं है। उत्तर क्योंकि पता है उत्तर तो पता है पहले से, सबको पता है वो स्थिति ठीक नहीं है, सेंटर पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है। पूछने के बाद इतना रस पूछने में ही है, और जैसे पूछ लिया और उत्तर के लिए बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है उसकी। सुन भी लिया तो कोई ठीक है, उत्तर सुनते ही उदासी छा जाती है, क्योंकि पहले कोई नया मिला ही नहीं, उत्तर वही मिला जो पता था। सारा मजा किरकिरा कर दिया। इतने उमंग उत्साह से ये भाई से मिलेंगे, ये भाई से मिलेंगे, टाइम लिया, सब किया, वहां बैठे और 1 घंटा बात हुई, और बात करने के बाद में कोई मजा नहीं है कुछ क्योंकि सारी बातें पता थी। वही मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, वही अमृत वेला उठो, वही मुरली 4 बार पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, वही ग्रुप बनाओ, ये तो सब पता ही है। कितनी आशा से आए थे कि कुछ तो नया मिलेगा, कोई तो नई बातें बताएंगे। वही ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, कहाँ फॉलो करो और क्या फॉलो करो इससे तो अच्छा हम सुना देते थे। तो एस्केपिस्ट फिलॉसफी, जीवन के संघर्षों का सामना करो, जो भी है उससे गुजर कर जाकर देखो तो ग्रोथ होगी। माइंड जो है वो उसके जैसा है। किसके जैसा? माइंड इज लाइक अ रबर, उसको एक बार खींच दो ना तो इट डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। वो न्यू आइडिया से उसको स्ट्रेच कर दो पुरानी आइडिया में। इसके लिए चैलेंजेस आते हैं, लोग क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं यहाँ हूं नहीं, मैं वहां हूं नहीं। अरे ले लो, वो होमवर्क ले लो, उसमें से जो भी नया टॉपिक है वो करने के बाद तुम वो नहीं रहोगे जो लेने से पहले थे इसके लिए चैलेंज को ले लो, चैलेंज को लो, क्योंकि चैलेंज को लेने के बाद पता है एकदम बिल्कुल ये मना कर सकते हैं हम, पावर है हमें, हम बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, नहीं 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 नहीं, पर ले लो, फिर देखो क्या होता है। लेने के बाद कुछ तो और होगा,
इसके लिए एस्केपिस्ट नहीं। तीसरा, कल जो छूट गया था, हिस्टोरिसिटी, ऐतिहासिकता। अभी फिर से इस बात में आते हैं, वो कहता है युद्ध के बीच में ले जाओ, 2 सेनाएं खड़ी है, वहां पर इतना बड़ा तत्व ज्ञान सिखाया जा रहा है, जहां युद्ध के लिए बिल्कुल एकदम मारामारी के लिए तैयार है लोग, और वहां ये 18 अध्याय हो रहे हैं। ये संभव है? पहली बात तो। दूसरा, वो कहा है कि 18 अक्षयोनी सेनाएं थी। 18 अक्षयोनी उस समय में 40 लाख होता है, और अभी 6.5 अरब, जितनी सारी दुनिया की पॉपुलेशन है। तो इतनी सेना एक ही परिवार के व्यक्ति थे, इतने वो वहां खड़े थे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? वो इतना है ही नहीं, कितना भी बड़ा समझो। और उसने बुद्ध के समय 2 अरब पॉपुलेशन थी विश्व की, भारत की 120 अभी, और वो कहते हैं कि 6.5, मतलब इतना हो ही नहीं सकते वहां। तो पहला तो है, ये ऐसा कोई युद्ध हुआ है क्या? वास्तव में ऐसा कोई युद्ध हुआ है? और हमने सारे पांडवों के जन्म की कहानी, कौरवों के जन्म की कहानी, और कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो भगवान कह रहा है कि वो तो सतयुग का प्रिंस है, देवी देवता धर्म के तुम बादशाह बन रहे हो, कल कहा था। तो इसको तो यहाँ लाया है नीचे। तो ऐसी बहुत सारी बातें उसमें है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई युद्ध हुआ। ये सब रूपक है, और ये कहानी हमारी है। यहाँ कोई युद्ध हुआ होगा द्वापर में, हाँ कोई होगा, कोई पांडव नाम के कुछ पांडु के पुत्र होंगे, कोई 4-5, और उधर होंगे कुछ कौरव, कुछ दुर्योधन या उसका भाई दुशासन, 2-3 लोग होंगे, उनका कोई छोटा मोटा युद्ध हुआ होगा, और फिर उसको फिर व्यास जी ने अच्छा बिल्कुल डाल के पावरफुल बना दिया। और परंतु हाँ, ये उस समय के समाज को प्रतिबिंबित करता है कि वहां पर भी ये सारी चीजें थी, वो समाज में भी ऐसे सारे विकार, ये सब था। और ये सारा यादगार किसका है? हमारा है। वो अर्जुन हम हैं। ओम शांति।